बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस में से, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह दो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कवर करेंगे, दूसरा हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको कवर करेंगे, ताकि आप लोगों का जो कोर्स है वो थोड़ा सा स्मूथली, थोड़ा सा जल्दी जो है वो कवर हो सके। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 147 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसके लेक्चर्स नहीं देखे तो एक दफा वो वाले लेक्चर्स जो है लाजमी देखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 148, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट अपॉन। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसमें हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। एनर्जी इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल करें या प्लांट्स इस्तेमाल करें, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी यूज कर रहा है ताकि वो किसी मॉलिक्यूल को, किसी मिनरल को अपनी बॉडी के अंदर ला सके। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आएगी? ये एनर्जी रेस्पिरेशन से आएगी। तो ये तमाम चीजें रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के हवाले से कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, उसको करने के लिए, उसको लाने के लिए एनर्जी भी रेस्पिरेशन ही देगी। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन रेस्पिरेशन। The sites where most of the uptake of water and mineral take place is, हमारे पास जो रूट्स होती हैं, बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो रूट्स ने चीजों को एब्जॉर्ब तो करना है, मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब तो करना है, लेकिन रूट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं सॉरी, जो रूट हेयर होते हैं, इन रूट हेयर ने बेसिकली क्या काम करना होता है, इनके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो योर आंसर विल बी रूट हेयर। The roots bear a dense cluster of tiny hair-like structures which are extensions of। जो रूट हेयर्स हैं ये किस चीज की एक्सटेंशंस होते हैं? हमारे पास बच्चों के ज़हन में दो चीजें आती हैं, यहाँ तो ये एपिथेलियल सेल हो सकते हैं या एपिडर्मल सेल हो सकते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे नहीं होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो सेल्स आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं और वो रूट हेयर हमारे पास बना रहे होते हैं प्लांट के अंदर। तो बी विल बी योर आंसर। Transport of minerals from soil to epidermal cells of root via carrier protein molecules along their concentration gradient is called। अच्छा देखो बच्चों, along the concentration gradient यानी कि कोई चीज अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन में एक जगह पे मौजूद है, लो कंसंट्रेशन में दूसरी जगह पे मौजूद है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। along the concentration gradient जो होता है, this is diffusion। अब जो डिफ्यूजन है वो किसी कैरियर प्रोटीन की वजह से हो रही है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये चीज हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो एक दफा उनको लाजमी देखिएगा। तो टू अटेन मैक्सिमम टेरिटरी ऑफ अ सेल इट मस्ट बी प्लेस्ड इन। अगर हमने सेल को मैक्सिमम टेरिटरी देनी है, सपोज कर लें ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने ना एक सेल रखा हुआ है। ये सेल थोड़ा सा मुरझाया सा हुआ है, थोड़ा सा फ्लैसिड हुआ है। इस सेल को हम लोग मैक्सिमम टेरिटरी देना चाहें तो हम इस सेल को प्लेस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, जिसके अंदर कोई सोल्यूट वगैरह मौजूद नहीं होंगे, ताकि वाटर इसके अंदर जाए और इस सेल को टर्जिड बना सके, सेल को जब वो स्वेल कर दे, इसको फुला दे। तो इट हैज टू बी प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। बी इज योर आंसर। क्योंकि सेलाइन में अगर प्लेस करेंगे या ग्लूकोज सॉल्यूशन में अगर प्लेस करेंगे उसे, तो इससे ये होगा कि उसके अंदर से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। In a dash solution, solute and pressure potentials are equal to water potential। तो water potential प्योर वाटर का जीरो होता है। अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सोल्यूट का जो प्रेशर है, पोटेंशियल है, और प्रेशर पोटेंशियल जो है दोनों इक्वल होंगे वाटर पोटेंशियल के, तो वो हमारे पास हाइपर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे। अपोप्लास्ट पाथवे कैन टेक वाटर एंड मिनरल्स अप टू। देखिए बच्चों, अपोप्लास्ट पाथवे, दो अलग अलग पाथवेज होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए। एक अपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट, पानी और मिनरल्स दोनों की ट्रांसपोर्ट के लिए। जो अपोप्लास्ट पाथवे होता है ये सेल वॉल्स के दरमियान में जो जगह होती है वहां से गुजर के जा रहा होता है अंटिल इट रीचेस एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा, वहां पे पेरीसाइकिल आ जाएगी आगे, तो पेरीसाइकिल से आगे वो नहीं जा सकता। तो अपोप्लास्ट पाथवे जो होता है ये आगे फिर सिम्प्लास्ट पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जो एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान में सुराख होते हैं उनको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। तो अपोप्लास्ट पाथवे जो है ये एंडोडर्मिस तक चलता है, उससे आगे नहीं जाता। The membrane of vacuoles is known as one of the most repetitive MCQs that I've seen। अगर आप लोग वैसे ही फर्स्ट ईयर को स्टडी कर रहे हैं, एमडी कैट को स्टडी कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनको हम लोग टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। प्रोटोप्लास्ट या सिस्टेर्नी क्रिस्टी नहीं बोला जाता, टोनोप्लास्ट बोला जाता है।
द पाथवे अडॉप्टेड बाय वाटर इन प्लांट्स थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल्स। वही वाली चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस की कि सपोज कर लें हमारे पास प्लांट के सेल्स हैं कुछ, इन सेल्स से पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने आगे मूव करके जाना है। सपोज कर लें कि दीज आर द सेल्स, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेल वॉल्स के दरमियान में मौजूद ये जो जगह होगी इस जगह से आगे की तरफ मूव करके जा रहे होंगे। दिस पाथवे विल बी नोन एज अपोप्लास्ट पाथवे। इन प्लांट्स द नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय, जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से किस वजह से जुड़े होते हैं। अगर हम लोग प्लांट्स का एक्सपोज करने की सेल बनाते हैं, दो अलग अलग सेल्स हैं प्लांट्स के, इनके सेल वॉल्स के दरमियान में ना कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिसके जरिए एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है। दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। In the root cells, dash pathway becomes discontinuous in the endodermis। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से एंडोडर्मिस पे जाके डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, एंड देन दिस पाथवे टर्न्स इनटू सिम्प्लास्ट पाथवे। बी इज योर आंसर। Water and minerals move down their concentration gradient through plasmodesmata to cells of cortex, endodermis, pericycle, and then to sap in the xylem cells. This is also known as, तो हम लोगों ने पहले अभी अपोप्लास्ट पाथवे अभी तक डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि ये अपोप्लास्ट पाथवे तो एडजेसेंट सेल वॉल्स के अंदर से गुजर के जाते हैं जो कि एंडोडर्मिस से आगे नहीं जा पाता। उससे आगे जाने वाला जो पाथवे होगा दैट विल बी सिम्प्लास्ट पाथवे। अगर वो शुरू से ही सिम्प्लास्ट पाथवे चलता रह सकता है, एंडोडर्मिस से भी आगे स्टार्ट हो सकता है, तो इट विल बी अ सिम्प्लास्ट पाथवे। In roots, the apoplast pathway water is disrupted when water reaches, again ये PMC 2020 में रिपीट हो चुका है, एंडोडर्मिस तक जब वो पहुंचेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। असेंट ऑफ सेप की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस, दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रोड्यूस होगी तो उनके दरमियान में खिंचाव पैदा होगा। वो जो खिंचाव पैदा होगा उस खिंचाव को हम लोग टेंशन का नाम देंगे। फोर प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अच्छा जी, प्लांट ए इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट विद कंटिन्यूअस रेनफॉल, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। प्लांट बी इज प्रेजेंट इन कूल फॉरेस्ट, अच्छी बात है। प्लांट सी इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट विद लिटिल ब्रीज, थोड़ी थोड़ी हवा चलती जाएगी। इन प्लांट डी इज प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेट विद हाई विंड स्पीड। अच्छा जी ठीक है। विच वन ऑफ द अबव प्लांट्स विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें होती है? टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ज्यादा होगी, लेकिन उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। विंड स्पीड कितनी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, तो प्लांट ए के अंदर तो नहीं होने वाली। प्लांट बी का जो टेम्परेचर है यही बहुत कोल्ड है, तो इसके अंदर भी जो ट्रांसपायरेशन है वो सबसे ज्यादा नहीं होगी। जो वार्म क्लाइमेट लेकिन लिटिल ब्रीज है, कम हवा के अंदर ट्रांसपायरेशन कम होती है, और हाई विंड स्पीड के अंदर या जो हाई स्पीड होती है एयर की उसके अंदर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। तो किस प्लांट के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा? प्लांट डी के अंदर। ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इज बिटवीन, सुक्रोज क्या होता है? प्लांट ने अपना फूड जो प्रोड्यूस करना है, अगर सुक्रोज की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है तो हमेशा जो ट्रांसलोकेशन होती है फूड की वो सोर्स से सिंक की तरफ होती है, सोर्स से सोर्स नहीं, सोर्स से सिंक की तरफ होती है, फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। सोर्स वो चीज है जहाँ पे फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल लीव्स के अंदर फूड प्रोड्यूस होता है और फ्रूट के अंदर जाके जो फूड है वो स्टोर होता है, तो सोर्स टू सिंक चलता है। Widely accepted theory that explains transport of organic solutes in plants is supported by जो प्रेशर फ्लो थ्योरी होती है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। प्लांट के अंदर वो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स है कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, किसकी वजह से जो ट्रांसलोकेशन हो रही है सोल्यूट्स की, दैट इज प्रेशर फ्लो थ्योरी। Leading of sucrose from companion cells to sieve tube cells is, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उनसे सीव ट्यूब सेल्स के अंदर सुक्रोज को लेके जाने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। About 55% of the volume of human blood is, यहाँ से हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्लांट वाला जो पोर्शन था वो यहाँ तक ही था, यहाँ से आगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 55% जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? दैट विल बी ब्लड प्लाज्मा, और 45% जो हमारे पास ब्लड सेल्स होंगे। ब्लड प्लाज्मा इज 55% इन द ब्लड। All of the following protect the body against entrance of germ cells except,
तो कौन सी चीज हमारी इम्यूनिटी में हेल्प नहीं करती? टीयर्स आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, वैसे ही सीलिएटेड सेल्स ने भी बैक्टीरिया को फिल्टर आउट कर देना है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का कोई काम नहीं है इसके अंदर। दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी। तो द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट हैव बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स शेप। अच्छा जी, बाइकनकेव शेप है इस तरह की, अगर हम साइड से देखें तो ये जो शेप होती है ये रेड ब्लड सेल्स की होती है, एरिथ्रोसाइट्स की होती है। The cells which play a very important role in developing immunity, जो white blood cells होते हैं, कौन से वाले white blood cells? lymphocytes होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में immunity जनरेट करते हैं। इनमें दो अलग अलग तरह के मेन सेल्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट है, दूसरा बी लिम्फोसाइट है। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, एंटीबॉडीज के बारे में आप लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती है? ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि हम लोग किसी भी एंटीजन के खिलाफ बनाते हैं अपनी बॉडी में, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बी लिम्फोसाइट में प्रोड्यूस होती हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये डायरेक्टली जाके सेल्स को किल करते हैं। The average lifespan of red blood cell is about, red blood cell का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन 120 दिन या फिर 4 महीने होता है। कॉर्डे टेंडनी आर एक्सटेंशंस ऑफ, कॉर्डे टेंडनी जो होते हैं ना, ये बेसिकली कॉर्ड्स होती हैं जो कि हमारे वेंट्रिकल्स को फ्लैप्स के साथ या वॉल्स के साथ कनेक्ट करके रखती हैं। तो जो कॉर्डे टेंडनी है, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ योर वेंट्रिकल्स। Which one has the thickest walls in than the others? हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, उनमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सबसे ज्यादा थिक वॉल्स होती हैं, तो दैट विल बी योर लेफ्ट वेंट्रिकल। द नेचर ऑफ वॉल्स इन द हार्ट इज, जो वॉल्स होते हैं हार्ट के अंदर, ये एक ना फ्लैटेंड शीट से बने होते हैं। दैट शीट इज मस्कुलर इन नेचर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम, तो हमारा जो सबसे थिक पार्ट होता है हार्ट का, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ठीक इस वजह से है कि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसने पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर देना है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, दैट विल सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। मिटरल वॉल्व प्रेजेंट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम, जो मिटरल वॉल्व होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व्स है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। तो इसने कौन सी चीज को प्रिवेंट करना है? इसने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है। एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए, इस चीज को प्रिवेंट करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेगा, ये उसको रोकेगा। फर्स्ट आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा, जो एओर्टा है इसने हमारी पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना है। सबसे पहली आर्टरी जो उसमें से निकलती है वो हमारे हार्ट को ब्लड देती है, उस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा जी, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, नहीं ओपन नहीं होंगे, वो क्लोज होते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व्स ने ओपन होना होता है, तो क्या होगा? बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन नहीं होंगे। बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर ओपन। तो डी इज योर आंसर, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल से ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर ब्लड जो जाएगा। Which valve allow blood to pass from heart to pulmonary artery? तो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाता है वो राइट वेंट्रिकल से जाता है, तो राइट सेमिल्यूनर वॉल्व जो होगा इस ब्लड इस ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करेगा। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट शोज, मायोकार्डियम जो होती है हमारे हार्ट की, वो कार्डियक मसल्स से मिलकर बनती है। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, वो स्ट्राइएटेड होते हैं, एंड दे आर आल्सो इनवॉलंटरी, दे आर नॉट वॉलंटरी मसल्स। तो हमारे पास इसका जो आंसर है दैट विल बी सी। इन ह्यूमंस ओनली डैश सिस्टमिक आर्च इज प्रेजेंट। सिस्टमिक आर्च आपको पता है कि एओर्टा एक आर्च बनाती है, वो सिस्टमिक आर्च है जो कि पूरी पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगी, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो इंसानों के अंदर लेफ्ट सिस्टमिक आर्च मौजूद होती है, बर्ड्स के अंदर राइट सिस्टमिक आर्च मौजूद होती है, तो इंसानों के अंदर लेफ्ट होगी। द हार्ट मसल इज नरिश्ड बाय, हम लोगों ने पहले बात की थी कि एओर्टा से सबसे पहली जो वेसल निकलती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। विच वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ इलियक आर्टरी, जब आर्टरी एओर्टा नीचे की तरफ जा रही होती है हमारी एब्डोमेन वाली एरिया में जाके वो इलियक आर्टरी में कन्वर्ट होती है, और इलियक आर्टरी आगे दो हिस्सों में डिवाइड होकर नीचे जाती है टांगों के अंदर, एंड दैट मेक्स फीमरल आर्टरी, जो कि हमारी थाइज को ब्लड प्रोवाइड करती है। Which vein has oxygenated blood, तो जो लंग्स से वेन लेकर आती है ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ, उस वेन को हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। और लंग्स के अंदर क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, तो पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
इन मैन ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारी जो गट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू लिवर इज ट्रांसपोर्टेड बाय, हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि जो हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड को लिवर तक लाने वाली जो वेन होती है, उसने इधर बाकी एरिया से भी ब्लड को कलेक्ट करना होता है, उस वेन को हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं। हिपैटिक वेन वो होगी जो लिवर से ब्लड को लेगी, लेकिन जो इंटेस्टाइन से लिवर तक ला रही है ब्लड को, दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। Oxygenated blood from lungs to heart is transported by, again same MCQs है लेकिन different wording के साथ आया, और MDK 2014 में ये आ भी चुका है, pulmonary vein। Right atrium is separated from right ventricle by, तो right atrium और right ventricle के अंदर tricuspid valve होते हैं, left atrium और left ventricle के अंदर mitral valve या bicuspid valve होता है। तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा that will be tricuspid valve। The flaps of tricuspid valves are attached to muscular extensions of right ventricle known as, तो जो कॉर्डे टेंडनी होते हैं बेसिकली वो वेंट्रिकल्स के साथ इनको कनेक्ट करते हैं, वेल्व्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो वेंट्रिकल्स की मस्कुलर एक्सटेंशंस होंगी दे विल बी नोन एज पेपिलरी मसल्स। इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक व्हिच सराउंड द हार्ट इज, सबसे कॉमन सबसे ऑब्वियस हमारे पास एमसीक्यूज है, ये पेरिकार्डियम बोला जाता है इसको, इन ये भी हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। Chordate tendini are the fibrous cords attached with, तो ये कौन से cords होते हैं जो कि tricuspid valve के साथ अटैच होते हैं, मैं आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूँ MDCAT 2016। Bicuspid valve controls the flow of, bicuspid कहाँ पर होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, तो इसने उनके दरमियान में फ्लो को कंट्रोल करना है। The thickest chamber of human heart is, sorry, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो दीवारें हैं वो सबसे ज्यादा थिक होती हैं। पुरकिंजे फाइबर्स नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे वेंट्रिकल्स के साथ अटैच होते हैं, आर कनेक्टेड विद द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स में होते हैं, ये वेंट्रिकल्स के साथ बाहर की तरफ अटैच होते हैं। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कोर्डेट टेंडनी आर प्रेजेंट इन, अगेन हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि वो वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, दे विल नॉट बी कनेक्टेड विद एट्रिया। The valves controlling one-way flow of blood from atria to ventricles are, atria और ventricle के दरमियान में कौन से हमारे पास होते हैं valve, bicuspid and tricuspid। ventricle से जब blood आगे जाता है तो आगे हमारे पास semilunar valves होते हैं जो उसके backflow को रोकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर सी होगा। In human heart, the left atrium receives, left atrium के अंदर blood कहाँ से आता है, वो दोनों lungs से आ रहा होता है, और lungs से pulmonary veins आती हैं, तो 4 pulmonary veins आती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कार्डियक साइकिल की अगर बात करें, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन, हाँ ओपन तो होते हैं, और सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, यस, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है दैट विल बी सी। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, जो सेमिल्यूनर वॉल्स होंगे ये क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सेमिल्यूनर वॉल्स ने बैकफ्लो को रोकना है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ओपन, ये चीज गलत होगी। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन एंड सेमिल्यूनर वॉल्स, सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और ये बोथ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिल्यूनर वॉल्स बोथ क्लोज, दैट इज व्हाट हैपेंस। सेमिल्यूनर वॉल्स ने तो क्लोज होना ही होना है, लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं ये भी क्लोज ही रहते हैं। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये बंद होते हैं, इनके बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं लब। तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं जब ये क्लोज होंगे दे विल प्रोड्यूस अ साउंड नेम्ड लब। इसके बाद जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो डब का साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब भी एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को मॉनिटर करता है तो वो इन दोनों साउंड्स को बेसिकली सुन रहा होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिक्वायर्स अबाउट, ओवरऑल हमारी जो हार्ट बीट होती है उसमें 0.8 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी तो उसमें तकरीबन 0.3 सेकंड्स का टाइम ही रिक्वायर्ड होता है। द सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो जो डब वाला साउंड होगा वो कब प्रोड्यूस होगा, जब सेमी ल्यूनर वॉल्स जो होंगे ये क्लोज होंगे ताकि बैक फ्लो ना हो, वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस ना आ जाए। One complete heartbeat consists of one systole and one diastole, जिसमें हार्ट के मसल्स रिलैक्स करते हैं, एंड लास्ट फॉर अबाउट, 2 दफा एमडीकेट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तकरीबन 0.8 सेकंड में हमारी एक हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है।
Which statement is correct about atrial systole? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? एट्रिया रिलैक्स करेंगे नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स नहीं. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ventricle also contract नहीं. Ventricles remain relaxed while atria contract. Yes, that is true. आगे mechanism of heart excitation and contraction की अगर बात करें, the heart cycle is naturally initiated by a sinoatrial node जो कि pacemaker होता है हमारा. जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है साइनोएट्रियल नोड में, तो वहां पर फिर हमारी जो हार्ट साइकिल है वो स्टार्ट होती है. The portion of heart which is always ready to be pacemaker if sinoatrial node stops working. जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है ये नेचुरली साइनोएट्रियल नोड की जगह जो है वो ले सकता है. दैट विल बिकम योर पेसमेकर. द हार्टबीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जहां पे जनरेट होंगी साइनोएट्रियल नोड, हम लोग पहले बात कर चुके हैं. एमडीकेट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है. आगे which one of the following act as pacemaker in heart? Again sinoatrial node. MDCAT में आ चुके हैं, ये सवाल इस वजह से रिपीट हो रहा है. in ECG QRS complex represents, काफी बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं होगा. ECG के अंदर ना डॉक्टर्स चंद एक चीजों को मेजर करते हैं. हमारे पास ना चंद एक नोड्स होती हैं इस तरह की, कुछ ECG जो है इस तरह की नजर आ रही होती है. इसमें ना कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे ये जो एक छोटा सा आपको स्पाइक यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पी रीजन, पी स्पाइक या पी रीजन. उसके बाद आपको जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सॉरी वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन नजर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है, वेंट्रिकल्स पोलराइज होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है. एंड देन आगे हमारे पास टी स्पाइक आएगा यहाँ पर, इसको हम टी रीजन का नाम देंगे. तो QRS जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को जाहिर करता है. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें जब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, इंपल्स है, वो जनरेट होती है. एट्रियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली. एट्रियल जो डीपोलराइजेशन होगी वो टी वेव रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को QRS वेव रिप्रेजेंट करेगी, और अगेन जो पोलराइजेशन होगी उसको टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करेगी. तो पी वेव हमारे पास इसका आंसर है. The wave of ECG shows mainly, उसने ये जो हमारे पास वेव्स आपको नजर आ रही हैं, ये क्या चीज शो करती हैं? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ हार्ट जो है उनको शो करना है. आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस इज, जो आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस है वो क्या है? ये बेसिकली आर्टरीज की एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है. The only vein in human body carrying oxygenated blood, ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं. सिर्फ पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. Which of the following blood vessels contain semilunar walls? वैसे तो हमारे दिल से जब आर्टरीज निकलती है तो उनके अंदर सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, तो जो वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन्स में कोई पुश करने वाला या पंप करने वाला ऑर्गन इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो वेन्स के अंदर बैकफ्लो को रोकने के लिए जो है सेमिल्यूनर वॉल्स जो मौजूद होते हैं. काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये. Which of the following blood vessel have the highest pressure of blood? तो जब हम हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, जब थिकेस्ट हार्ट का जो चेंबर होगा वो ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड डायरेक्टली एओर्टा में जाता है. तो एओर्टा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड का. ए इसका आंसर है. तो ये हमारे पास अभी दो टॉपिक्स कवर हुए हैं लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के अंदर. एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं इसको. इसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है ये टॉपिक रह जाएंगे. उन दोनों को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो वो समझ नहीं आया होगा तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी तौर पे बताइएगा, ताकि आप लोगों का जो वो कंसर्न है, जो कंफ्यूजन है, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.